बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 14 और ओवरऑल लेक्चर जो ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर है उसके 25 के साथ आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग लेक्चर डिलीवर करेंगे उस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करेंगे। जो लेक्चर 13 था उसको पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है, जो पिछले लेक्चर का सेकंड टॉपिक था उसका है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल का मतलब होता है दोहरी, दोहरी डबल। नेचर ऑफ मैटर, मादा की दोहरी नेचर। अब दोहरी नेचर से क्या मुराद है? अब आपने एक नेचर तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ी थी। क्या? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन टेल्स अस दैट लाइट या कोई दूसरी रेडिएशन शो अ डुअल कैरेक्टर। वो डुअल कैरेक्टर शो करती हैं। कैसे? वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती हैं और एज वेल एज वेव के तौर पर भी बिहेव करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है वो पार्टिकल भी है और वेव की नेचर भी शो करती है, यानी जो रेडिएशन है या जो लाइट है। तो अब इसी आइडिया को लुइस डी ब्रोगले ने 1924 में एक्सटेंड किया और इसने इसका उलट बताया। क्या? देखें, पहले में प्लांक क्वांटम थ्योरी में क्या था? पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ये तो पुराना प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट। अब इसने इसका उलट बताया। क्या? तो उसने कहा ऑल मटेरियल पार्टिकल्स मूविंग या इन मोशन, जो हरकत में है, हैव अ डुअल कैरेक्टर। वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं। मतलब ये, जिस तरह लाइट डुअल कैरेक्टर रखती है, मटेरियल पार्टिकल और वेव की कैरेक्टर शो करती है, इसी तरह मैटर भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है और वेव की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ? पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, electron, neutron, atom and molecule possesses the characteristics of both material particle and a wave। यानी उसमें material particle की characteristics भी है और wave की characteristics भी है। This relates, अब इसको उसने कैसे relate किया? देखें, wave की characteristic क्या है? wavelength। और material particle के characteristic क्या है? momentum। momentum mean क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो मास और वेलोसिटी के हासिले ज़रिब के इक्वल होती है। इस इक्वेशन को डी ब्रोगले ने बनाया और वो इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब लैम्डा क्या है? डी ब्रोगले वेवलेंथ। मास क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक चीज पता चलती है। वो क्या पता चलती है? वो जरा देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये पता चलती है कि एच एक कांस्टेंट है, इक्वल। इक्वल और कांस्टेंट को टाइम तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन। और यहां से ये पता चलता है कि एक बटे के ऊपर है और एक बटे के क्या है? नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, यानी जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम और जिसका मोमेंटम कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो यहां पर आगे हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ ऐसे होगा कि हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इस इक्वेशन का, ये वाली इस इक्वेशन का हम प्रूफ कैसे करेंगे? अब वो प्रूफ क्या है कि इसको हम प्लैंक इक्वेशन, जो किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू एम एच न्यू, और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है, जो कन्वर्ट हो रहा है, जो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? फोटोन में। ठीक है, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये फोटोन है, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एनर्जी। अब इन एनर्जी के इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लें
तो यहाँ पर आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये कैसे प्रूव हुआ ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने एक दफा रिप्लेस कर दिया। आपने ये पढ़ा हुआ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे वी फॉर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे दार करते हैं, सी से, और फ्रिक्वेंसी को किससे दार करते हैं, न्यू से, और लैम्डा इधर आके डिवाइड हुआ तो न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब इसको अगर आप इसमें इस इक्वेशन में पुट करें, ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, यही इक्वेशन है ना ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे सी ओवर लैम्डा, ठीक है, और इसको इकट्ठा किया तो एच सी ओवर लैम्डा, और आपको पता है सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, जब इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 के साथ माइनस हो जाएगी, नीचे वाला सी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा जब पावर ऊपर ले गए तो अब इसका मतलब है एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा तरतीब चेंज करें तो क्या करेंगे, लैम्डा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, और एम सी इधर आके क्या हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे उसने 1-2 स्टेप में बना दिया है, मैंने को थोड़े से एक एक स्टेप समझा के आपको करने की कोशिश की है। अब ये जो इक्वेशन आई है 30, इस इक्वेशन में क्या चीज पता चलती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब वेव का पार्टिकल, जिसे आप क्वांटा भी कहते हैं, रेडिएशन के केस में क्वांटा भी कहते हैं, लेकिन लाइट के केस में से फोटोन कहते हैं। अब कंसीडरिंग नेचर इज सिमेट्रिकल, अब नेचर को सिमेट्रिकल, जैसे फोटोन के साथ वेवलेंथ है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि फोटोन की जगह पे हम कोई मटेरियल मूविंग इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल, और उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो देन ये डी ब्रोगले ने इस इक्वेशन नंबर 30 को चेंज करके c की जगह पे मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी लिख दी, और यहाँ पे ये चीज साबित हो गई कि मटेरियल पार्टिकल के साथ मोमेंटम है तो उसके साथ वेव भी है, मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी है और वेव लेंथ जो है वो वेव की प्रॉपर्टी है। अब इस इक्वेशन से हमें ये चीज पता चलती है, वही बात रिपीट की हुई है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप यही बात वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। सपोज करें कि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और पहले ऑर्बिट में ये कैलकुलेटेड वेलोसिटी है ये वाली 2.188 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये पहले ऑर्बिट में बोहर के मॉडल के मुताबिक हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी वेवलेंथ इसके साथ कौन सी है वो कैलकुलेट करने के लिए एच एम और v की वेलोसिटी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो वेवलेंथ आई है, दिस wavelength is comparable to wavelength of x-rays, यानी ये एक्सरेज की वेवलेंथ के तकरीबन बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्सरे की वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव अटैच है उसकी भी वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी मेजर्ड, और इसको मेजर भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएं, पार्टिकल चेंज करें, क्या इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या ले लें, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर आप प्रोटॉन लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है प्रोटॉन का मास आप इलेक्ट्रॉन के मास से कितने गुना ज्यादा है, 1836 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, एम वी, उसका मास और वेलोसिटी का असली ज़रिब क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा है, इसलिए उसकी जो मोमेंटम है 1836 गुना ज्यादा होगा प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना कम होगा। यहां से ये चीज साबित होती है कि इसके साथ जो वेवलेंथ होगी वो 1836 गुना छोटी होगी जो प्रोटॉन के साथ है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन की वेवलेंथ जो है वो तकरीबन 1836 गुना क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह हम अल्फा पार्टिकल की बात करें जो हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम के न्यूक्लियस में यही होता है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है।
तो हीलियम का न्यूक्लियस यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दें, पीछे तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन 1836 गुना भारी है, तो 4 हैं इसमें पार्टिकल, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, आप ये क्या कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से ज़रब दे देंगे 1836 को, तो अल्फा पार्टिकल का मास तकरीबन 7344 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसकी वेवलेंथ 7344 गुना क्या होगी, कम होगी। 7344 टाइम कम होगी वेवलेंथ किसकी, अल्फा पार्टिकल की। और उसने कहा भी है, अब देखिए मेरी बात सुने, ये तो थे वो पार्टिकल जिनको हम देख नहीं सकते, these are microscopic particle like electron, proton and alpha particle, atom and nuclei, these are माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बट अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल जिनको हम देख सकते हैं उसके साथ कंसीडर करें, तो फिर जो वेवलेंथ होती है क्या वो मेजरेबल है कि नहीं है। तो देखें यहाँ पे, नाउ वी कंसीडर द स्टोन ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम, जिसका मास 1 ग्राम है, यानी 10 की ताकत -3 किलोग्राम, जो यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और वेलोसिटी फर्ज कर लें उसके 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और h की वैल्यू आपको पता है। अब ये जो वेवलेंथ कैलकुलेट हुई है यहाँ पे, लैम्डा जो है वो 6.62 into 10⁻30 मीटर है, और इतनी छोटी वेवलेंथ, और इतनी छोटी वेवलेंथ को कोई भी कंसीवेबल मेथड अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ कि जो इसको मेजर कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं हैवी पार्टिकल लाइक जो है वो स्टोन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनके साथ वेव तो होती है लेकिन इतनी छोटी होती है कि हम उसे पकड़कर मेजर नहीं कर सकते, लिहाजा हम कह सकते हैं जिसको पकड़कर मेजर नहीं कर सकते, तो लोमड़ी की तरह हम ये कह सकते हैं कि वेव है ही नहीं है, यानी अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसकी पहुंच से बाहर है, तो इसलिए लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर हमारी वेवलेंथ हमारी मेजरमेंट से बाहर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेजर है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं, हम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि वेव है ही नहीं, ठीक है। तो किसके साथ, मटेरियल पार्टिकल के साथ जो मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डोंट हैव द वेव, है जरूर लेकिन इतनी छोटी है कि पकड़ी नहीं जा सकती और मेजर भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, इसी डुअल नेचर ऑफ मैटर को प्रूफ किसने किया, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे दो, एक था डेविसन और दूसरा था जर्मर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को भी प्रूव किया और वेव की पार्टिकल नेचर को भी प्रूव किया, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक तजर्बे के थ्रू। और इस तजर्बा करने पर उनको अलहदा से नोबेल, वो ये वेव इक्वेशन पैदा करने, डी ब्रोगली इक्वेशन बनाने की बेस पर उसको अलहदा से प्राइज मिला डी ब्रोगली को, और डेविसन और जर्मर को अलहदा से नोबेल प्राइज मिला, ये प्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, और उसकी उसने वेरिफिकेशन की, वेरीफाई किया। और कैसे किया, इलेक्ट्रॉन वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, उसने टंगस्टन फिलामेंट से, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया और उसको एक्सेलरेट किया, बढ़ा, उसकी स्पीड बढ़ाई। कैसे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अपोजिट साइड पे पॉजिटिव प्लेट रखी, जो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसने इस चार्ज प्लेट के जरिए उसने इनको एक्सेलरेट किया। फिर क्या किया डेविसन और जर्मर ने, प्रूव किया कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वेव की तरह डायफ्रेक्शन शो करता है। डायफ्रेक्शन पता है आपको, चैप्टर नंबर 10th क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक, डायफ्रेक्शन, जिसमें क्या होता है कि छोटे सी स्लिट के थ्रू जब वेव गुजरती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। तो वेव की तरह इसने अपना रास्ता बदला, किसने, इलेक्ट्रॉन ने। कहां से, जब उसने निकल की क्रिस्टल को के इसके सामने रखा। क्यों, निकल की क्रिस्टल में एटम्स के दरमियान इतना फासला होता है कि वो इसके वेवलेंथ के तकरीबन बराबर होता है या थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इस निकल के एटम के दरमियान में से गुजरी तो वहां पर उसे पता चला कि इसने डायफ्रेक्शन जो अपना रास्ता बदला है, अपना क्या बदला है, रास्ता बदला है। इन दिस वे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गॉट वेरीफाइड, और
वेव नेचर भी प्रूव होगी। पार्टिकल तो था ही था, लेकिन अब इसकी वेव नेचर भी प्रूव होगी। तो डेविसन और जर्मर को अलहदा से नोबेल प्राइज मिला टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ मैटर, और डी ब्रोगले को अलहदा से नोबेल प्राइज दिया गया वो इक्वेशन देने पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको दोनों नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी, लेकिन कहता है कि एक वक्त में हम इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्कवर कर सकते हैं। मतलब सॉरी, हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर एक वक्त में किसी भी पार्टिकल की वेव लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, तो हम वेवलेंथ जब मेजर होगी तो हमें उसकी पोजीशन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। ठीक है, कितनी वेव किस तरह मूव कर रहा है। अगर वेवलेंथ मेजर कर ली तो इसका मतलब है कि हमें पोजीशन पता चल गई, लेकिन कहता है उसी वक्त हम उसकी मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग वेव जो है नेचर ऑफ मैटर, अगर वो मालूम करना चाहते हैं तो हमें वेवलेंथ मालूम करना होगी। ठीक है, वेवलेंथ मालूम करना होगी तो वेव की पोजीशन पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक वक्त में पोजीशन और मोमेंटम किसी भी मटेरियल पार्टिकल का हम एक्यूरेसी के साथ इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते। तो लिखा भी हुआ देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर, electron is a material particle and its position and as well as momentum can be determined with great accuracy. But with the advent of concept of wave nature of electron, it has not been possible for us to measure simultaneously. हमें इकट्ठी एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी आपको मोमेंटम देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे हम मालूम नहीं कर सकते। और ये किसने सजेस्ट किया था? हाइजेनबर्ग ने इन 1927 में। उसने फिर एक इक्वेशन प्रपोज की थी, दो जो है वो क्वांटिटीज उसने ली, एक पोजीशन के हवाले से और एक मोमेंटम के हवाले से। मोमेंटम की क्वांटिटी को उसने पोजीशन की मोमेंटम को उसने जो है वो डेल्टा एक्स से धार किया। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टनिटी, गैर यकीनियत, सही मालूम ना होना, गलती आप ये कह सकते हैं। अनसर्टनिटी मतलब गलती। किसमें गलती? किसमें है? पोजीशन में, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन में। एंड डेल्टा पी किसमें गलती है या किसमें अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है? किसमें? मोमेंटम में। तो देखो, दो गलतियों के दरमियान एक हासिल ज़रब उसने कैलकुलेट किया और वो उसने कहा तकरीबन कांस्टेंट है। तकरीबन कांस्टेंट मतलब एच भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये वैल्यू सारी कांस्टेंट है। अब मुझे बताएं, दो वैल्यूज के दरमियान हासिल ज़रब कांस्टेंट हो, दो वैल्यूज के दरमियान हासिल ज़रब क्या हो? कांस्टेंट हो, तो क्या एक को बदलने से दूसरी चीज बदलेगी ना? यस, कैसे बदलेगी? मैं आपको ना बोर्ड पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा जरा गौर से। फर्ज करें आपके पास है 2 ज़रब 5, इसका हासिल ज़रब क्या है? 10। अगर आप एक ये फर्ज कर लें डेल्टा एक्स है, ये वाली चीज, ये डेल्टा एक्स है, और ये वाली क्या है? फर्ज कर लें डेल्टा पी है। दोनों का हासिल ज़रब 10 है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आप गलती किसमें? पोजीशन में, डेल्टा एक्स में, उसको कम कर दें, 1 कर दें, तो जाहिर बात है कि आपको दूसरी रकम उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी ताकि इसका जवाब क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। ये इसी सूरत में पॉसिबल है ना, जब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसका मतलब ये हुआ
कि पोजीशन में गलती कम हो गई लेकिन मोमेंटम में गलती क्या हो गई, बढ़ गई। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, मतलब गलती। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर आप एक एक्यूरेटली मालूम कर रहे हैं, दूसरा इनएक्यूरेट हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये चीज साबित हो गई कि हम लोग पोजीशन और मोमेंटम बैक वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इकट्ठा मालूम नहीं कर सकते। और इस रिलेशनशिप को, ये जो इक्वेशन आई है, इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स इज अगर स्मॉल हो जाए देन डेल्टा पी विल बी लार्ज। अभी मैंने साबित किया कि डेल्टा एक्स मतलब 2 से मैंने 1 कर दिया और डेल्टा पी 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, एंड वाइस वर्सा, और उलट कि अगर आप डेल्टा पी छोटा करेंगे तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डेल्टा एक्स से मुराद गैर यकीनियत इन पोजीशन, गैर यकीनियत का मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब गलती, गलती के चांस। ठीक है, अगर एक की गलती कम करेंगे तो दूसरे की गलती क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आसान वर्डिंग में मैं अनसर्टेनिटी को गलती कह रहा हूं। सो if one quantity is measured accurately then other become less accurate। अगर एक सही मालूम हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। and hence certainty in the determination of one quantity, मतलब एक क्वांटिटी में certainty यानी गलती का इम्कान कम हो, यकीनियत हो। यकीनियत का मतलब बिल्कुल ठीक होना हो। अगर एक हम ठीक करेंगे तो इंट्रोड्यूस द अनसर्टेनिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द अदर क्वांटिटी, कि अगर एक में सर्टेनिटी आ गई है तो दूसरी क्या हो गई है, अनसर्टन हो गई है। तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं दोनों को बैक वक्त सर्टेनिटी के साथ हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है कि दिस प्रिंसिपल इज एंटायरली एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ सकते, जो वेव नेचर रखते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, लेकिन इसकी लार्ज पार्टिकल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको कॉम्पटन इफेक्ट, इसको जो है वो क्या करता है, सही तरह प्रूव करने की कोशिश करता है। कैसे? कॉम्पटन इफेक्ट इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स में इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जब रोशनी के फोटोन को किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ टकराते हैं तो दोनों की डायरेक्शन भी बदल जाती है और मोमेंटम भी बदल जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट। ले मैं आपको इसका डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज समझ भी आ जाएगी। ठीक है, चलें देखें, मैंने आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट करो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये फोटोन है, सॉरी वेव लेंथ ऑफ लाइट है। लाइट हमें कोई चीज कब नजर आती है, जब लाइट की वेव किसी जिस्म पर पड़ती है, टकरा कर वापस आए तो हमें जिस्म का पता चलता है। लेकिन जब ये टकराएगा तो जाहिर बात है कि इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग वेलोसिटी मालूम करने के लिए क्या यूज करेंगे, थोड़ी बड़ी वेवलेंथ यूज करेंगे फोटोन की। ठीक है, यानी रंगों की रोशनी की थोड़ी बड़ी वेवलेंथ जब यूज करेंगे तो या तो वो ऊपर से गुजर जाएगी या नीचे से, और फिर इलेक्ट्रॉन भी चूंकि वेव है, इस फोटोन की वेव और इलेक्ट्रॉन की वेव, मूविंग इलेक्ट्रॉन भी तो वेव नेचर रखता है ना, तो उसकी वेव के दरमियान एक इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जब ये समझ आ जाएगी तो आपको यहाँ से उसकी इंटरफेरेंस की मदद से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मेजर कर सकेंगे, लेकिन देखने की सलाहियत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि टकरा कर रोशनी वापस ही नहीं आ रही, फोटोन वापस ही नहीं आ रहा, तो हमें हमारी आंख में से कैसे गुजरेगा? जब हमारी आंख में से नहीं गुजरेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है वेव की इंटरफेरेंस की मदद से हम लोग यहाँ पर ये तो मालूम कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी ये है, लेकिन इसकी पोजीशन मालूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसकी पोजीशन मालूम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा फोटोन यूज करना पड़ेगा। और वो जो छोटा फोटोन है जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो टकरा कर वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख में से गुजरेगा, हमें उसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन जो ही ये इसके साथ टकराएगा अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मुंतकिल करेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम बदल जाएगा। तो यहाँ पे छोटी वेवलेंथ के साथ ये जो सारा मैंने प्रोसेस आपको समझाया, ये क्वांटम इफेक्ट का एक छोटा सा पोर्शन था।
ठीक है, तो छोटी वेवलेंथ के साथ जब किया तो उसने वेलोसिटी चेंज कर दी, मोमेंटम चेंज कर दिया, मोमेंटम ठीक नहीं मालूम हो सकेगा। हाँ, टकरा कर वापस आ गया तो उसकी पोजीशन तो पता चल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में हम या तो वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं या उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी मालूम करने से मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है एक वक्त में या मोमेंटम मालूम हो सकता है या पोजीशन मालूम हो सकता है। अब इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। कॉम्पटन इफेक्ट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहता है सपोज वी विश टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं। विजिबल लाइट कैन नॉट हेल्प अस, यानी वो रोशनी जो हमें नजर नहीं आती, हमें क्या करनी पड़ेगी? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मिलियन टाइम लार्जर एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत लाखों गुना ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, विजिबल लाइट ऑफ फोटोन की, जो इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से ज्यादा है। तो इसका मतलब है या तो वो ऊपर से गुजर जाएगी या नीचे से गुजर जाएगी। जैसे मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी है वेवलेंथ, या तो ऊपर से गुजर जाएगी इसके डायमीटर से या नीचे से गुजर जाएगी। इसका मतलब इससे टकराएगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस मकसद के लिए फिर छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी। से फर्ज कर लें एक्सरे जिसकी वेवलेंथ छोटी है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हमें आम रोशनी नजर आती है, तो हमें व्हेन फोटोन ऑफ दिस एक्सरे स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, इलेक्ट्रॉन चेंज हो, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल अपीयर। यानी वो चेंज हो गया तो गलती मालूम करने में थोड़ी सी गलती हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत अपीयर हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही मैंने आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अब स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे विल बी द मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब एनर्जी ज्यादा होगी, हेंस कोलिजन ऑफ एक्सरे विद इलेक्ट्रॉन विल ब्रिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब टकरा कर वापस तो आ जाएगा, मोमेंटम तो हम मालूम कर लेंगे, सॉरी पोजीशन तो मालूम कर लेंगे, अब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पैदा होगी। इसका मतलब है सो एन एफर्ट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रेंडर्ड, यानी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने की कोशिश ने पेश कर दिया किसको? मोमेंटम को एज अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब होता है गलत, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पोजीशन तो ठीक हो गई, सर्टन हो गई, लेकिन मोमेंटम क्या हो गया? अनसर्टन हो गया। इसका मतलब है व्हेन वी यूज द फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जब हम लॉन्गर वेवलेंथ टू अवॉइड द चेंज इन मोमेंटम, ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इम्पॉसिबल। अब पोजीशन जो है वो मालूम करना मुमकिन नहीं रहता, ठीक है। तो देखो, ये एक थोड़ी सी समझाने की मैंने कोशिश की विद डायग्राम। आप इसको एक दफा फिर से देख लें। देखें, ये फोटोन विजिबल लाइट का है और ये फोटोन किसका है? एक्सरेज का है, ठीक है। अब ये फोटोन अगर विजिबल लाइट का है तो बड़ा है, मिलियन टाइम बड़ा है उसके डायमीटर से, या ऊपर से गुजर गया या नीचे से। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी, चूंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वेव है और विजिबल लाइट भी वेव है, ठीक है, तो इन दोनों के वेव के इंटरफेरेंस से हम वेलोसिटी यानी मोमेंटम तो मालूम कर लेंगे, मगर हमें पोजीशन मालूम करने के लिए वेवलेंथ छोटी लेनी पड़ेगी। जब ये टकराएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है पोजीशन तो मालूम हो जाएगी, यानी पोजीशन मालूम करने की कोशिश ने हमारी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर दिया और उसमें उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। लिहाजा पोजीशन तो एक्यूरेट होगी लेकिन मोमेंटम एक्यूरेट ना हो सका। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में दोनों इकट्ठे मालूम नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। मैंने कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज किया ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे और उसके साथ आगे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मालूम करने के लिए कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। कोशिश करेंगे कि 2 दिनों में ये चीजें वाइंड अप कर दें और फिर नेक्स्ट हम छठे चैप्टर इसके एक्सरसाइज को देखें और फिर छठे चैप्टर की तरफ बढ़ें। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही रहने दें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे
मुलाकात हो।